हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्टडी अड्डा टेक्निकल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हम इस सीरीज़ में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के 7,000 से अधिक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अभी तक अपन ने 5 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। चलिए 6 पार्ट डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने यह क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कमेंट करने के लिए। इसका राइट आंसर था 3 टर्मिनल्स। एक यूजेटी में टर्मिनल होते हैं कितने पूछा गया था। इसका राइट आंसर होगा 3 टर्मिनल होते हैं यूजेटी में। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब तक अपन ने 120 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। चलिए 121 क्वेश्चन देखते हैं। 50 चक्कर पर सेकंड के दोलन का आवर्तकाल क्या होगा, बताइए। 50 चक्कर सेकंड के दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो वो बता देता हूँ मैं आपको। T इक्वल 1/f से अपना आवर्तकाल निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी अपने को 50 हर्ट्ज दिया है तो f की जगह 50 रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा 20 मिली सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 122 चलित लोहे मीटर का परिचालन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, बताइए। जो चलित लोहे मीटर अर्थात मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो MI टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसका परिचालन निम्न में किस पर आधारित है, बताइए। प्रेरण प्रभाव पे, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ताप प्रभाव, स्थिर वैद्युत प्रभाव, बताइए। जो MI टाइप इंस्ट्रूमेंट है उसका परिचालन विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। जो MI टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वह कौन सी सप्लाई पे यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यानी DC और AC। MI टाइप इंस्ट्रूमेंट को अपन AC और DC दोनों सप्लाई पे यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 123 क्वेश्चन देखते हैं। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कॉन्टैक्ट्स का उपयोग किया जाता है। जो अपना स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वह कितनी HP की मोटर्स के लिए यूज़ होता है। यह लगभग 5 HP से 20 HP की जो मोटर्स होती है उसके लिए अपन स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ करते हैं। कौन सी मोटर में यूज़ आता है ये स्टार्टर। स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर में यूज़ आता है। इसमें कितने कॉन्टैक्ट होते हैं क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ये तो अपन ने अन्य जानकारी डिस्कस करी है। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, जल्दी से बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3 कॉन्टैक्ट्स। जो अपना स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें 3 कॉन्टैक्ट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिक् परिवर्तक खंडों के बीच उपयोग किए जाने वाला विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा है, बताइए। दिक् परिवर्तक खंडों के बीच उपयोग किए जाने वाला विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा है। दिक् परिवर्तक खंड किसके बने होते हैं, कॉपर के। ये क्वेश्चन अपन ने पहले डिस्कस किया था तो ये ऑप्शन तो अपने आप हट गया। बचे 3 ऑप्शन, बताएं जल्दी से। दिक् परिवर्तक खंडों के बीच में अपन क्या यूज करते हैं, माइका अर्थात अभ्रक। और इन दिक् परिवर्तक खंडों की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, बताइए। 0.5 से 1 mm मोटे खंड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन। जब किसी स्थापन में 10 एम्पियर का प्रवाह रिसाव अर्थात लीकेज करंट हो तो प्रवाह को निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए, बताइए। किसी भी स्थापन में लीकेज धारा का मान कम से कम होना चाहिए। लीकेज धारा का मान जितना कम होगा स्थापन अर्थात इंसुलेशन में सुरक्षा उतनी ही अधिक होगी, बताइए। क्वेश्चन में पूछा आपको 10 एम्पियर का प्रवाह है अर्थात 10 एम्पियर का लीकेज करंट है।
किसी स्थापन का और स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर होता है 20 मिली एम्पियर से अधिक रिसाव करंट नहीं होना चाहिए किसी भी सर्किट का। SCR को खालिस्तान भी कहा जाता है, बताइए। जो SCR होता है अर्थात SCR की फुल फॉर्म क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। SCR को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, डायोड, प्रतिरोधक। जल्दी से कमेंट करें। SCR को अपन थायरिस्टर भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य होता है, बताएं। ट्रांसफॉर्मर में जो कंजर्वेटर होता है अर्थात ट्रांसफॉर्मर ऐसा आपने देखा होगा, उसमें ऊपर एक ऐसी छोटा टंकी बना रहता है, उसे अपन कंजर्वेटर बोलते हैं। आपातकालीन दशाओं में प्रयोग करने के लिए अतिरिक्त तेल का भंडारण। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी, आर्द्रता के प्रवेश को रोकना। ऑप्शन सी, ट्रांसफॉर्मर में शीतलन करना। ऑप्शन डी, तेल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल के फैलाव एवं संकुचन की देखभाल करना। जो अपना कंजर्वेटर टैंक होता है उसका क्या काम हुआ? उसका काम होता है तेल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव, व जब तेल ठंडा होता है तब संकुचन होता है, उसकी देखभाल करता है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 128 नंबर क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मर में ब्रीदर का कार्य होता है। ट्रांसफॉर्मर में जो ब्रीदर होता है, ब्रीदर कहाँ लगा होता है? ये अपना ट्रांसफॉर्मर का मेन टैंक है, उसके ऊपर अपना कंजर्वेटर टैंक लगाता है, अपन ने अभी पढ़ा था। और इसके यहाँ एक ब्रीदर लगा होता है कंजर्वेटर टैंक में। इस ब्रीदर का क्या कार्य होता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए दिया अपने को, कुंडली के शीतलन हेतु वायु प्रदान करना। ऑप्शन बी, ट्रांसफॉर्मर में जब बाहरी वायु प्रवेश करती है तो उसकी आर्द्रता से बचाना। ऑप्शन सी, ट्रांसफॉर्मर ऑयल को फिल्टर करना। ऑप्शन डी, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता बढ़ाना। बताइए ब्रीदर का क्या काम होता है? ब्रीदर में क्या भरा होता है? ब्रीदर के अंदर कौन सा मटेरियल भरा होता है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ब्रीदर का कार्य हो गया ट्रांसफॉर्मर में जब बाहरी वायु प्रवेश करती है तो उसकी आर्द्रता से उसे बचाना। आर्द्रता से बचाने के लिए अपन ब्रीदर में क्या भरते हैं वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 129। एक 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर में 5% की स्लिप है, रोटरी EMF की आवृत्ति होगी, बताइए। जो रोटर EMF है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है, उसकी 5% स्लिप है, रोटर फ्रीक्वेंसी अपने को पूछिए। रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? FR = FS। सप्लाई फ्रीक्वेंसी F है यहाँ और S का मतलब स्लीप, अपने को दोनों दिया है तो इसके कैलकुलेट करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 2.5 हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट 130 क्वेश्चन देखते हैं नंबर। DC शंट जनरेटर में क्रांतिक चाल पर वह नहीं क्या है? DC शंट जनरेटर की क्रांतिक चाल वह चाल होती है जिस चाल से नीचे। ऑप्शन नंबर ए, जनरेटर वोल्टेज बनाने में असफल रहता है। ऑप्शन बी, जनरेटर वोल्टेज बनाता है। ऑप्शन सी, जनरेटर लोड नहीं ले सकता। ऑप्शन डी, जनरेटर लोड ले सकता है। जो अपनी क्रिटिकल स्पीड होती है शंट जनरेटर की, वह स्पीड क्या होती है? क्रिटिकल स्पीड से अगर स्पीड नीचे रहती है, जैसे कि ये अपना DC शंट जनरेटर का क्रिटिकल कुछ ऐसे बनाते हैं अपन। अगर क्रिटिकल स्पीड से ये R और किसके मध्य बनाया जाता है? स्पीड के मध्य, रेजिस्टेंस और स्पीड के मध्य। अगर क्रिटिकल स्पीड से अपनी जनरेटर की स्पीड कम है तो वह वोल्टेज बनाने में असफल रहता है, या बनाता है तो बहुत मामूली। अगर क्रिटिकल स्पीड ये अपनी जो है ये यहाँ अगर थोड़ी सी होगी तो यहाँ बहुत कम वोल्टेज पर ही फेल हो जाएगा, जनरेटर बनाएगा नहीं। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए।
चलिए 131 नंबर क्वेश्चन। एक डायोड अगर अभिनीति होता है यदि, बताएं, कैथोड के सापेक्ष एनोड धनात्मक हो, एनोड के सापेक्ष कैथोड धनात्मक हो। ऑप्शन सी, एनोड कैथोड एक ही ध्रुव पर हों। उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। एक डायोड अगर अभिनीति अर्थात फॉरवर्ड बायसिंग कब होता है? जब कैथोड के सापेक्ष एनोड धनात्मक हो। इसे अपन सर्किट से कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। ये अपना डायोड है, इस डायोड का ये क्या हो गया, एनोड पॉइंट, ये हो गया कैथोड पॉइंट। अगर ये सर्किट में बैटरी के साथ, बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से जुड़ा है तो ये क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग होता है। चलिए नेक्स्ट 132। यदि तर्क द्वार अर्थात लॉजिकल गेट के दो आगत अर्थात इनपुट 0 एवं 1 है तो किसी लॉजिकल गेट का निर्गत क्या होगा? किस लॉजिकल गेट का निर्गत तो 1 होगा। अगर कोई लॉजिकल गेट है अपना जिससे अपन इनपुट 1 और 0 दे रहे हैं और आउटपुट अपने को क्या मिल रहा है, 1, ये किस लॉजिक गेट में होता है? ऐसा अपने को ये पूछा है। यह होता है और गेट में। और गेट का सर्किट कैसा होता है? और गेट कुछ इस टाइप से होता है। अपन इसमें इनपुट 0 और 1 देते हैं तो आउटपुट अपने को 1 प्राप्त होता है। इसकी जो ट्रूथ टेबल है उसमें क्या होता है, y इक्वल 1 a प्लस b। इसका राइट आंसर क्या हो गया, और गेट। जल्दी जो हमारे फिजिक्स का लेक्चर चल रहा है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई जाएगी आपको, आप वो भी देख सकते हो। फिजिक्स के लेक्चर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। कुछ टॉपिक्स उनमें अपने लिए भी इम्पोर्टेंट रहते हैं डिप्लोमा ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए। चलिए 133। DC श्रेणी मोटर वहाँ पर युक्त होती है जहाँ प्रारंभिक बल आघूर्ण वांछित हो। DC सीरीज मोटर अपने को कहाँ यूज होती है? जहाँ प्रारंभिक बल आघूर्ण अपने को क्या चाहिए, जहाँ अपने को स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए, वहाँ पर अपन क्या करते हैं, DC श्रेणी मोटर यूज करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 134 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस में प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम गुणांक होता है? बताएं। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए रजत, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी सिलिकॉन। बताइए इसमें से किसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सेमीकंडक्टर जो भी होते हैं उनका सबका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो इसमें सेमीकंडक्टर ओनली सिलिकॉन है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 135। चालकों का प्रतिरोध तापन गुणांक क्या होता है? तापमान गुणांक क्या होता है? बताएं। चालकों का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट गुणांक क्या होता है? अपन ने अभी सेमीकंडक्टर का क्या बताया था, नेगेटिव, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो चालक होते हैं उनका क्या होता है? उनका होता है धनात्मक टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए 136 नंबर क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मर का कोर अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थ का बना होता है जैसे कि CRGO इस्पात, ताकि निम्नलिखित न्यूनतम किया जा सके। ट्रांसफॉर्मर की कोर अपने अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थ से क्यों बनाते हैं? कौन सा लॉस कम करने के लिए बनाते हैं? बताइए। फुल लोड कॉपर लॉस कम करने के लिए, एडी करंट लॉस कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस लॉस कम करने के लिए। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। CRGO स्टील क्यों यूज़ की जाती है? हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 137। एडी करंट लॉस कम करने के लिए क्या किया जाता है? बताएं। जो एडी करंट लॉस होता है उसे कम करने के लिए अपन क्या करते हैं? मोटी कोर प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन स्टील की कोर प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर यूज करते हैं। हाँ सही है,
इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। एडी करंट लॉस कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर यूज करते हैं जो इंसुलेटेड होती है। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन। एक परिपथ फ्यूज व तापीय अतिभार रिले द्वारा सुरक्षित होता है। एक परिपथ है वह फ्यूज व तापीय अतिभार रिले द्वारा सुरक्षित होता है। शॉर्ट सर्किट दोष की दशा में क्या होगा। एक सर्किट है जिसमें फ्यूज और TOLR टेम्परेचर ऑपरेटर रिले लगी है, तापीय अतिभार रिले लगी है और एक फ्यूज लगा है एक सर्किट में। शॉर्ट सर्किट की दिशा में क्या होगा बताइए। सबसे पहले क्या होगा, तापीय अतिभार रिले प्रचालित होगी, दोनों एक साथ प्रचालित होंगे, फ्यूज पहले प्रचालित होगा। यह भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि कौन पहले प्रचालित होगा। बताएं क्या होगा। एक सर्किट है जो शॉर्ट सर्किट हो गया, उसमें फ्यूज और तापीय अतिभार रिले दोनों लगी हैं। जो अपना फ्यूज होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च, व गलनांक निम्न रखा जाता है। तो इस जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन में फ्यूज पहले प्रचालित होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है, उच्च, याद रखना, और फ्यूज का गलनांक निम्न। निम्नलिखित में से कौन एक समकालित उपकरण है बताएं। निम्नलिखित में से कौन एक समकालित उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी ऊर्जा मीटर, ऑप्शन डी वाट मीटर। बताएं समकालित उपकरण का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा मीटर। समकालित यंत्र कौन से होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है। वे इंस्ट्रूमेंट जो किसी निश्चित अवधि तक दी गई संपूर्ण वैद्युत राशि का मान मापते हैं। जो अपने वोल्ट मीटर और एमीटर होते हैं, ये कौन से यंत्र होते हैं, ये सूचक यंत्र होते हैं। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शक्ति गुणांक का सही अभिव्यक्त है बताएं। शक्ति गुणांक अर्थात कोस फाई। कोस फाई का फॉर्मूला क्या होता है, कोस फाई इक्वल क्या होता है, R/Z। R यहाँ क्या होती है, रियल पावर, Z आभासी पावर। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, R का मतलब सत्य शक्ति, Z का मतलब आभासी शक्ति। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।